जय हिंद। आइए, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया कि हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे व्हाट आर द मेजर और सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, इनके द्वारा कौन सा मेजर रोल या फिर इनका योगदान क्या है, ठीक है, सरकार के पॉलिसी फॉर्मुलेशन में या फिर स्टेट गवर्नेंस में, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका रोल, ठीक है, ये कौन कौन से रोल को प्ले करते हैं, ठीक है, इन एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम, इन एनी डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर कह सकते हैं कि एज अ इंडिया जो भी भारत के संविधान निर्माता थे, उनकी आकांक्षा क्या थी, उनकी ड्रीम क्या था बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इतना कह सकते हैं मौलिक अधिकार होते हुए भी आखिर उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को क्यों जो है रखा, जो है संविधान का एक पार्ट बनाया, एक अंग बनाया, इंटीग्रल पार्ट, जिससे कि आने वाले समय में जो है जितने भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करे, कोई भी सरकार हो, किसी भी आइडियोलॉजी को मानती हो, इन कुछ मूल्यों को, इन कुछ तत्वों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण करे, ठीक है। तो यह रोल्स प्लेड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पहला है कि फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डेमोक्रेटिक और डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसी इन द पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर। कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी, स्थिरता, और कंटिन्यूटी मतलब लगातार। देखिए, डेमोक्रेटिक नेशन में और जहाँ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, और अगर एक भी सरकार रहती है तो उसके डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सबकी अपनी विचारधारा है, अपना पास्ट है, अपनी ओपिनियन है, अपनी आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो समय के साथ सब सारी चीज़ें बदल जाती है, लेकिन जो देश है, जो राष्ट्र है, जो इसका मूल्य है, जो संविधान है, वो एज इट इज़ रहता है, ये कभी नहीं बदलता। इसमें कुछ आमूल जामूल परिवर्तन किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए जाते हैं, बट जो इसकी बेसिक आइडियाज हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर और जो डॉक्ट्राइन है, वो एज इट इज रहता है। तो यह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, देखो यूपीए की सरकार की फॉरेन पॉलिसी जो रही हो, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट एकदम खत्म हो चुका है, इसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं, एकदम नहीं के बराबर, शून्य। लेकिन फिर भी मोदी जी आने के बाद इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कॉन्फ्रेंस को और समिट को संबोधित किया। क्यों भाई, इतने साल बीत चुके हैं, वो नेहरू की पॉलिसी थी, उसमें भी कांग्रेस की पॉलिसी थी, कई एक प्राइम मिनिस्टर नेहरू के आए, और ये तो खैर एकदम डिफरेंट गवर्नमेंट, डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट इनका कह सकते हैं कि पास्ट रहा, ये डिफरेंट इनकी सरकार की वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और वे ऑफ गवर्नेंस है। फिर भी इन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को समिट क्यों किया? क्योंकि भारत का एक मतलब वो एक प्रकार से कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा है, और इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, कोई भी पार्टी आ जाए सेंटर में, कोई भी आइडियोलॉजी आ जाए, कुछ जो हमारे मूल्य हैं, आदर्श हैं, उसे हम खोना नहीं चाहते। और वही है स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द डोमेस्टिक। और फिर देखो घरेलू एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मनरेगा वगैरह है, जो महात्मा गांधी रूरल ग्रामीण या फिर जो भी था एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड योजना जो था रूरल इंडिया के लिए लाया गया था, वो मनरेगा, नरेगा या कुछ ऐसे पॉलिसीज हैं, ठीक है, जो कि यूपीए के द्वारा लाई गई थी। वो सरकार अभी भी चला रही है, क्योंकि भाई वो सोसाइटी के बेनिफिट में है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है, रूरल इंडिया में जो है ना रोजगार की व्यवस्था उत्पन्न कर रहा है। वो जो भी पॉलिसीज यूपी के द्वारा बनी, सारी की सारी उसे कंटिन्यू नहीं किया जा रहा। बहुत सारे पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया गया, हटा गया, रद्द कर दिया गया, नया पॉलिसी लाया गया, ठीक है, पुराने को रिपील करके। वो हर एक सरकार बदलती है तो यही करती है, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिसीज हैं जिसे वो कंटिन्यू रख रही है। तो यह एक प्रकार की स्टेबिलिटी, स्थिरता प्रदान करने का काम करती है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब हमारा विदेश नीति होता है, फॉरेन पॉलिसी होता है, उसमें, और वो किस किस स्फेयर में, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, मतलब राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में, ठीक है, यह एक स्थिरता और कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी प्रोवाइड कराती है यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसके यह सिग्निफिकेंस है और इसके रूल है। दूसरा है सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। देखिए, जो भी मौलिक अधिकार मिले हैं एक सिटीजन को, एक नागरिक को, वो तो मिले ही हैं, वो फंडामेंटल इन नेचर है, मौलिक है, उसे कोई छीन नहीं सकता।
और वो जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसे अगर कोई वायलेट करने का प्रयास करता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हमें उन्हें जो है प्रोटेक्ट करेंगे एज ए ग्रांटर और डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यह जो है कुछ फंडामेंटल और मौलिक अधिकार होने के साथ साथ कुछ और अधिकार भी हमें मिल रहे हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू मिल रहे हैं। भले ये जस्टिसेबल नहीं हो, लेकिन आप कहीं भी कह सकते हैं कि जो सरकारें इन मूल्यों को, इन आदर्शों को और इन नीति निर्देशक तत्वों को अपने पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी तो वाहवाही होगी ही कि देखो 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 हमने मौलिक अधिकारों की तो रक्षा की ही, साथ साथ हम निर्देशक जो तत्व हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने ड्रीम किया था कि इंडिया और भारत का एस्पायरेशन और आकांक्षा उनकी थी कि भारत कैसा होगा, उन मूल्यों को, उन आदर्शों को हम अपनी पॉलिसी में समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही है कि फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ ऐसे अधिकार भी दिए जा रहे हैं जो कि उसे सप्लीमेंट करने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे है क्रिएट फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर फुलफिल एंड प्रॉपर एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये सब कुछ ऐसे अधिकार हैं, ठीक है, मतलब निर्देशक तत्व के द्वारा कुछ ऐसे सरकारें पॉलिसीज बनाती है जो कि एक वातावरण क्रिएट करके देता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है जिसमें कि आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा, उसको एंजॉय कर सकते हैं, इन द सेंस कि उसका हम जो है अपने ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, उसका लाभ हम उठा सकते हैं। वो इसलिए है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हैज़ नो मीनिंग। अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे वन सिटीजन वन वोट एंड वन वोट हैज वन वैल्यू। मतलब कोई भी इस देश का अगर नागरिक है तो उसे एक वोट डालने का अधिकार है, तो सभी को वोट डालने का अधिकार है, रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर। कोई भी इस देश का नागरिक है वो वोट डाल सकता है। ठीक है, राइट टू वोट के अंतर्गत या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। तो हम राजनीतिक तौर पे सबको हम इक्वल मानते हैं, समान मानते हैं। लेकिन आर्थिक तौर पे हम ऐसा है क्या? आर्थिक तौर पे वो कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, ठीक है, कोई BMW मर्सिडीज में घूमता है, कोई पैदल चलता है, किसी के पास खाने के लिए 5 स्टार्स होटल है जो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि मतलब एक जो न्यूट्रिशियस और बेसिक जो फूड्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होता है, कोई जो है बड़ी बड़ी ऊंची अट्टिलिकाओं और महलों में रहता है, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो झुग्गी और झोपड़ियों में रहते हैं। तो एक प्रकार से आर्थिक तौर पे हमारे अंदर जो है या हमारे समाज में बहुत जो है डिफरेंसेस हैं। राजनीतिक लोकतंत्र तो हम स्थापित कर दिए हैं, लेकिन आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना अभी नहीं हुई है। और जब तक अभी जैसे देखो, अगर कोई भूखा व्यक्ति है उसे कह दिया जाए कि तुम्हें वोट डालने का अधिकार हो, तो उसका क्या लाभ? भाई हम तो भूखे हैं, पहले तो पेट पूजा होनी चाहिए। इनके कहने का मतलब है कि पहले तो हमें भोजन की आवश्यकता है, उसको हमें फुलफिल करना चाहिए। हमें सही वस्त्रों की, सही घर की, सही सेफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर की, स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? यही है कि सरकार हमें रोजगार प्रोवाइड करे, सरकार हमें जीवन यापन जीने के लिए ऐसी व्यवस्था करे, सरकार हमारे वेलफेयर्स के लिए स्टेप्स और मेजर्स उठाए, सरकार जो आर्थिक असमानता है उसे दूर करे। तो एक प्रकार से जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इकोनॉमिक पॉलिसी जो है सरकार के द्वारा उठाया जाता है, ताकि हम पॉलिटिकल जो मौलिक अधिकार मिले हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स मिला है, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत, हम उसे सही प्रकार से उसका हम एंजॉय कर सकें, उसको हम जो है प्रॉपर एंजॉयमेंट ले सकें, उसको हम सही तरीके से जो है रिसीव कर सकें। या फिर जो कंडीशंस है ना वो तभी क्रिएट हो पाएगा जब हम आर्थिक तौर पे संपन्न हो सकेंगे, तभी हम राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो यही है कि हम जब तक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं तब तक हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारे लिए यूजलेस है, बर्थलेस है, इफेक्टिवलेस है। आगे है चौथा, इसका रूल जो है वो है इनेबल द अपोजिशन टू एक्सरसाइज द इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट में देखो, डेमोक्रेटिक नेशन में क्या होता है, चाइना की तरह है तो नहीं कि एक पार्टी की सिस्टम है, यह मल्टी पार्टी है, कई एक पार्टियां हैं। और कुछ पार्टी जो होती है सरकार के समर्थन में होती है, कुछ पार्टी जो है होती है सरकार के विरोध में होती है। जैसे अभी NDA है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यह एक अलायंस है जिसमें कि बीजेपी मुख्य पार्टी है और बहुत सारे इसके साथी पार्टी हैं। क्लियर हो गया। और एक अपोजिशन है,
जिसको यूपीए कहा जाता है, क्योंकि मतलब कांग्रेस मुख्य पार्टी है और बहुत सारे इसके पार्टी अपोजिशन में है, विरोध में। तो लोकतंत्र की एक खूबी है कि एक सरकार में होती है और कुछ लोग विपक्ष में बैठ के सरकार की आलोचना करते हैं। सरकार अपनी नीतियों, अपनी पॉलिसी को जो है बनाती है, उसे फ्रेम करती है, उसे लागू कराती है, और जो अपोजिशन में रहते हैं उसका आलोचना करते हैं, उसमें खामियां निकालने का प्रयास करते हैं। आखिर अपोजिशन वाले भी जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपने सिटीजन्स के, वो कोई आकर उड़कर वहां नहीं बैठे। दे आर ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस नेशन। तो उनका काम ही है अपोज करना, लेकिन क्रिटिकल क्रिटिसिज्म होना चाहिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, सो डैट गवर्नमेंट ऑल्सो लिसन द अपोजिट वॉइस। मतलब एक प्रकार से विरोध की आवाज को भी सुनने का प्रयास करे। आखिर वह भी कुछ मूल्यों पे आधारित ही होता है। जो अपोजिशन वाले अगर कुछ कह रहे होते हैं तो वह भी कुछ आइडियाज, कुछ आइडियल्स जो होते हैं, जो आदर्श होते हैं, उसी के बिहाफ पर अपनी जो है, अब भले ही कुछ ऐसे नेता हों, कुछ ऐसे अपोजिशन के मेंबर हों जो कि पेपर फाड़ दें या फिर हुड़दंग मचाए, वो एक अलग चीज़ है। वो सही प्रकार से आलोचना नहीं हुई। आलोचना तो मतलब वो हुआ कि मतलब कह सकते हैं जैसे शशि थरूर करता है। शशि थरूर को देखोगे तो कभी भी हुड़दंग नहीं मचाते। वो जाएंगे, खड़े होंगे, उनको मौका दिया जाता है, वो अपना पॉइंट रखते हैं। मतलब पॉइंट रखने के मतलब बोलना कि भाई आपको जो है आज़ादी है, बोलिए, और जो आपको क्रिटिसाइज करना है पॉइंट टू द पॉइंट बोलिए, सरकार की आलोचना करिए। तो एक प्रकार का एक कह सकते हैं कि सभ्य व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति किस प्रकार से आलोचना करता है। वो हालांकि कांग्रेस के मेंबर है, बल्कि सारे के ऐसे मेंबर नहीं है। इसे मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं राहुल गांधी से अच्छे हैं शशि थरूर, नॉलेज में भी, माइंड में भी, दिमाग में भी, मतलब राजनीति के भी ज्ञान है उनके पास, इतिहास का भी ज्ञान है। लेकिन क्या करोगे, पार्टी तो भाई एक ही वंश का ही समर्थक करेगा कि भाई वो इस्टेब्लिश्ड प्राइम मिनिस्टर है फ्यूचर का। चलिए, तो इनेबल अपोजिशन, यह जो अपोजिशन के मेंबर होते हैं, जो विरोधी दल होता है, उसको यह कह सकते हैं एक प्रकार से इनेबल करता है, शक्ति प्रदान करता है। किसके द्वारा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा, ताकि वह सरकार को जो है ना इन्फ्लुएंस कर सके, सरकार को क्रिटिसाइज कर सके कि देखिए आपने यह पॉलिसी का निर्माण तो किया, लेकिन इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के किसी भी मूल्यों और आदर्शों को आपने समाहित नहीं किया। ठीक है, तो वही है, यह एक प्रकार से सरकार के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करती है। अगर आलोचना करना हो और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आप निकाल के, जैसे दिल्ली में प्रदूषण है, तो बोल सकती है अपोजिशन के मेंबर या अपोजिशन वाले सब बोल सकते हैं कि आप केंद्र में बैठे हैं, दिल्ली में ही बैठे रहते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, जितनी भी कह सकते हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो सेंटर में बैठे रहती है। अस्वच्छ वातावरण का अधिकार जो है तमाम नागरिकों का एक कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में दिया हुआ है कि हमारा वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, और सरकार का यह दायित्व है कि हम स्वच्छ वातावरण सिटीजन को प्रोवाइड कराएं। लेकिन सरकार तो ऐसा कर नहीं रही। दिल्ली में इतना प्रदूषण है, ठंड के दिनों में और कोहरे वगैरह आ जाते हैं। तो इन डेट केस सरकार की आलोचना कर सकते हैं अपोजिशन वाले, या आप लोग जो है सिटीजन के फेवर में या वेलफेयर स्टेप्स नहीं उठा रहे हैं। कई लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को कफ हो जाता है, या फिर कई लोगों का रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो एक प्रकार से सरकार की आलोचना की जाती है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के माध्यम से। ठीक है, क्लियर हो गया। पांचवा जो रोल प्ले करता है कि सर्व द क्रूशियल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। एक प्रकार से गवर्नमेंट का एक टेस्ट लिया जाता है। देखते हो एग्जाम वगैरह होता है, स्कूल में परीक्षा लिया जाता है, कौन विद्यार्थी कितना पढ़ा, कितने किसके मार्क्स आए। तो कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति जो उतना राजनीति के बारे में नहीं जानता, वह सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ ले, जितने भी हैं नीति निर्देशक तत्व, और उस आधार पर सरकार के क्या परफॉर्मेंस है उसे आंका जा सकता है। सरकार की अब तक क्या उपलब्धि रही है, क्या परफॉर्मेंस रहा है, कैसा रहा है, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, उस आधार पे हम इसको नाप सकते हैं। किसके माध्यम से? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के माध्यम से। सरकार ने अब तक जितनी भी पॉलिसीज और प्रोग्राम को लॉन्च किए हैं, जितने भी स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जितने वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जैसे किसानों को सब्सिडी देना हो, किसानों के लिए हेल्थ बीमा हो, या फिर मतलब क्रॉप का बीमा हो, आम नागरिकों के लिए हेल्थ आयुष्मान भारत कार्ड की व्यवस्था करना हो, स्कूल्स बनाना हो, कॉलेजेस बनाना हो, इकोनॉमिक मेजर्स लेना हो, ठीक है, किसानों को अन्न प्रोवाइड कराना हो, स्वच्छ पीने का जल प्रोवाइड कराना हो, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. And if any common people, any common citizen try to judge, try to test the performance of the government, it can easily done by the directive principle of state policy and through the directive principle of state policy.
ठीक है, ये हो गया। छठा हो गया कि सर्व एज ए कॉमन मैनिफेस्टो। एक मैनिफेस्टो, देखो सरकार जब भी कोई भी इलेक्शन होता है ना, जैसे अभी यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं या फिर केंद्र लेवल पे इलेक्शन होता है, तो देख तो बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो जारी करती है। मैनिफेस्टो मतलब पूर्व, एक प्रकार से घोषणा पत्र कह सकते हैं, ठीक है। मतलब सरकार बनेगी तो हम इन इन चीज़ों को करेंगे। जैसे बीजेपी का मैनिफेस्टो में क्या था, धारा 370 हटाना है, कॉमन सिविल कोड लाना है, राम मंदिर बनाने हैं, ये सब उनके मैनिफेस्टो में था। ठीक उसी प्रकार जो है यूपीए के कांग्रेस की भी अपनी मैनिफेस्टो होती है, आम आदमी पार्टी की भी अपनी मैनिफेस्टो है, ठीक है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की एक मैनिफेस्टो है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी के पे आधारित होता है, ठीक है। जैसे किसी को राइट विंग पार्टी बोला जाता है, किसी को लेफ्ट विंग बोला जाता है, कोई कम्युनिस्ट विचारधारा के होते हैं, कोई नॉन कम्युनिस्ट होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान का एक प्रकार से मैनिफेस्टो है। कोई भी पार्टी आ जाती है, ठीक है, रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा कुछ भी रही हो, लेकिन जब वो सरकार में आते हैं तो कुछ ऐसे कॉमन मैनिफेस्टो है। कॉमन मैनिफेस्टो मतलब चाहे वो यूपीए की सरकार हो या फिर वो बीजेपी की सरकार हो या कोई और पार्टी की, जनता पार्टी की, तो खैर वो सब तो खैर, लेकिन इतिहास में बना है, पास्ट में उसकी सरकारें रही हैं। कोई भी सरकार आ जाए, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए ना, या फिर कॉमन जो मैनिफेस्टो है वो यही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें कि सभी सरकारें एक प्रकार से अपनी सहमति व्यक्त करती है, कुछ कम कुछ ज़्यादा वो अलग मैटर है, लेकिन यह एक प्रकार से कॉमन मैनिफेस्टो है। एंड रिस्पेक्टिव ऑफ द आइडियोलॉजी, किन्हीं की आइडियोलॉजी, किन्हीं की विचारधारा, किन्हीं का बैकग्राउंड, किन्हीं का पास्ट, किन्हीं के विचारधारा का झुकाव किसी विचारधारा के प्रति हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन यह एक प्रकार से घोषणा पत्र है जो आने वाले तमाम राजनीतिक पार्टियों को निर्देश का तो काम करती ही है, साथ साथ जो इन मूल्यों पर, इन तथ्यों पर, इन कह सकते हैं कि आदर्शों पर चलने के लिए बाध्य भी करती है। तो ये रोल है, रोल प्लेड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पूरा का पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.